जो कुंभ मेला है ना, वो सिर्फ भारत में ही नहीं और सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, वो किसी भी उद्देश्य के लिए विश्व के किसी भी कोने में मनुष्यों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। इससे बड़ी सामुदायिकता पूरे विश्व में कभी नहीं होती, कहीं नहीं होती, किसी उद्देश्य के लिए नहीं होती। इसका लाभ ये है कि जब आप अपने ही छोटे से क्षेत्र में रहते हो तो आप सोचने लग जाते हो कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे इलाके में जो हो रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी परंपरा में जो चलता रहता है, मेरे खानदान में चलता रहता है, वही आखिरी है, वही सत्य है, क्योंकि सब लोग वही करते हैं। तो इंटरनेट भी नहीं था, संचार के इतने साधन नहीं थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, टीवी नहीं था, फोन नहीं था। लेकिन जब ये गैदरिंग होती थी, ये देश के हर कोने से विचारों का, संस्कृति का खुला आदान प्रदान होगा, एक तरह की उदारता हमें देखने को मिलता है कि हम जैसे जी रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि वही एकमात्र तरीका हो जीने का। ये आचार्य जी, एक आध्यात्मिक पक्ष कुंभ का है, क्या उसकी मीमांसा है? आप कह रहे हैं कि इंसान के भीतर दो तरह की वृत्तियां होती हैं, एक प्रवृत्ति की, एक निवृत्ति मार्ग। हाँ। जो प्रवृत्ति की तरफ है वो असुर वृत्ति है, जो निवृत्ति की तरफ है वो देवताओं की वृत्ति है। हाँ। अब जितना आप आत्मचिंतन, आत्ममंथन करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, वैसे वैसे आप अपने भीतर जाते रहते हैं। तो जो टॉक्सिक आपके भीतर का है, हलाहल पहले मिल जाता है। जब आप लगातार अंदर जाते रहते हैं तो आप कुंभ पाते हैं। इसका सामाजिक पक्ष में देखता हूं, ये जो नदियां हैं, अब नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, ये पूरा विस्तार जो है, इसमें हिंदू समाज रहता है। हाँ जी। लोगों की जब आवाजाही है तो एक दूसरे से मेल जोल, रहन सहन, और यह जो लगातार चलते रहने की व्यवस्था बनाई गई ताकि ये पूरा हिंदू समाज जो है एक दूसरे से मिलता जुलता, समझता बूझता रहे और उसके बीच में संवाद चलता रहे और संगठन बना रहे। इसके सामाजिक जो पक्ष हैं, मैं चाहता हूं कुंभ का, इस पर थोड़ा सा आप विस्तार। देखिए, जो कुंभ मेला है ना, वो सिर्फ भारत में ही नहीं और सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, वो किसी भी उद्देश्य के लिए विश्व के किसी भी कोने में मनुष्यों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। इससे बड़ी सामुदायिकता पूरे विश्व में कभी नहीं होती, कहीं नहीं होती, किसी उद्देश्य के लिए नहीं होती। इसके लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि जब आप अपने ही छोटे से क्षेत्र में रहते हो तो आप सोचने लग जाते हो कि मैं जो कर रहा हूं, मेरे इलाके में जो हो रहा है, मैं जो सोच रहा हूं, मेरी परंपरा में जो चलता रहता है, मेरे खानदान में चलता रहता है, वही आखिरी है, वही सत्य है, क्योंकि सब लोग वही करते हैं। और जब ये सब परंपराएं बनाई गई थी उस समय, तो इंटरनेट भी नहीं था, संचार के इतने साधन नहीं थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, टीवी नहीं था, फोन नहीं था, कुछ आपको पता नहीं चल सकता था कि कहीं और क्या चल रहा है। लेकिन जब ये गैदरिंग होती थी तो इधर से भी आ रहे हैं लोग, उधर से भी आ रहे हैं, देश के हर कोने से आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? फिर उससे विचारों का, संस्कृति का खुला आदान प्रदान होगा। उससे क्या होगा? एक तरह की उदारता आती है। हमें देखने को मिलता है कि हम जैसे जी रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि वही एकमात्र तरीका हो जीने का। ये दूसरा व्यक्ति है और ये बिल्कुल अलग तरीके से जी रहा है, लेकिन ये जैसे जी रहा है उसमें भी एक शान है। मुझे अच्छा लग रहा है इसको देख करके, क्यों ना मैं जैसा ये है उससे कुछ ग्रहण करूं। और मैं उससे कुछ ग्रहण नहीं भी करता तो भी कम से कम मेरा अहंकार इतना तो शिथिल पड़ता है ना कि मैं अपनी ही बात को अंतिम और श्रेष्ठतम न मानूं। अन्यथा जो अपने ही गांव में बैठा है ना, वो कहता है मेरे गांव में जो हो रहा है उससे अच्छा कुछ नहीं है। और उस समय पर तो जैसा हमने कहा, संचार के साधन नहीं थे, तो कहावत चलती है कि हर 1.5 कोस पर आहार, विहार, संस्कृति, भाषा, ये सब बदलते रहते थे। तो सोचिए कि कितने भिन्न भिन्न तरीकों के लोग आपस में आकर के मिलते होंगे, और मिल भी एक जगह पे नहीं रहे हैं, हर 4 साल में 4 अलग जगहों पर मिल रहे हैं। और उसमें भी जितना आप दक्षिण तक उस समय जा सकते थे उतना आप जा रहे हो, अब विंध्य को पार करके उधर जा रहे हैं, उतना आप जा रहे हो। उत्तर में तो हो ही, मध्य में भी हो, और दक्षिण में भी आप जितना जा सकते हो उतना आप जा रहे हो। तो इसका निश्चित रूप से सामाजिक एक पक्ष है जो कि बहुत उपयोगी था। और भारत में जो एक सहिष्णुता की भावना रही है, जो एक वैचारिक खुलापन रहा है, जो उदारवाद रहा है, उसमें इस तरह के सम्मेलनों का, गोष्ठियों का, गैदरिंग, कमिंग टुगेदर का एक बड़ा महत्व रहा है। हम मिलते हैं, और हम मिलते सिर्फ एक जगह नहीं है, हम मिलते सिर्फ एक उद्देश्य से नहीं है, और हम मिलते इसलिए नहीं है कि हमें दूसरे को दबा देना है। हम मिलते हैं तो हम बात करते हैं। कोई हमें ऐसा मिल जाता है जिसकी बात से हम सहमत नहीं हैं, तो हम उसे गाली नहीं देते, हम उसका गला नहीं काटते, हम कहते हैं शास्त्रार्थ करेंगे। इतना ही नहीं है, हम एकरस होना जानते हैं।
दूसरे की बात अगर हमें अच्छी लगी तो हम कहते हैं दूसरे की बात नहीं, हमारी ही बात है। हमें दूसरे की बात में अपनी बात दिखाई देने लग जाती है, और ये कोई कृत्रिम एक मिलन नहीं है। सच्चाई अगर है मेरी बात में और सच्चाई है अगर दूसरे की बात में, तो मुझे क्यों ना अपनी और दूसरे की बात एक सी लगे। इस चीज ने भारत को बहुत आगे बढ़ाया कि मिलो, बात करो, जानो, समझो, कथाएं भी रखो तो कथाएं भी ऐसी हों कि इंसान की जिंदगी में गहराई पैदा करे, और बस यही है, मुक्ति की तरफ बढ़ते रहो, जीवन रहते मुक्त हो जाओ, यही जीवन है। अब 2025 साल की शुरुआती महाकुंभ से है, और अगर आप देखें तो ये सूचना क्रांति का युग है, एआई का युग है, और संचार और आवागमन के साधन ऐसे हो गए, आधुनिक के अत्याधुनिक हो गए हैं कि कुंभ का जो पुराना एक उद्देश्य था उससे हम बहुत आगे आ गए हैं। अब आज की तारीख में जब ये समागम होता है, ये जो कहते हैं कि सबसे बड़ा ये एक तरीके से जमावड़ा है दुनिया का, तो अब इस कुंभ को नए समय में किस लिहाज से देखा जाना, कितना आपने सुंदर मुद्दा और इसको कैसे यहाँ से आगे कोई रास्ता निकालना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहले तो हमें अपनी नदियों को थोड़ा सा सम्मान देना पड़ेगा, थोड़ी उन पर दया करनी पड़ेगी, है ना। क्लाइमेट चेंज हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट हो, नदियां हमारी सब वैसे ही बहुत खतरे में है और बहुत दुर्दशा में है भारत की नदियां। इस वक्त पर हम नहीं चाहते कि धार्मिक कारणों से या किन्हीं भी कारणों से हम अपनी नदियों को और परेशान करें। अगर नदियां सचमुच हमारी माता है तो अस्वस्थ माता को कष्ट देना संतानों को शोभा तो नहीं देता ना। तो क्या होना चाहिए, सांकेतिक रूप से आप जा करके वहां पर जल के कुछ छींटे मार लें अपने ऊपर। मेरी बात बहुतों को बहुत विवादास्पद लगेगी, विरोध हो सकता है, निंदा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हमारी नदियों से ज्यादा सरोकार है, मुझे धर्म के वास्तविक अर्थ से ज्यादा सरोकार है।